बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं नाज़रीन? ठीक है, अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखें। अच्छा, क्योंकि हमारी एक सीरीज़ चल रही थी बवासीर के ऊपर, हेमोराइड के ऊपर, और मैंने कहा था कि हम इसको 3 प्रोग्राम करेंगे। एक हमने किया था बादी बवासीर हेमोराइड, और दूसरा हमने किया था खूनी बवासीर जिसके अंदर हैमरेज होता है, ब्लीडिंग होती है। लेकिन जो थर्ड वन था, जो मैंने आपको कहा था कि बड़ा पेचीदा किस्म का है, वो था एनोफिस्टुला। अभी पहली बात है कि जब आप एनोफिस्टुला की बात करते हैं तो ये पता होना चाहिए कि ये है क्या। अभी एनोफिस्टुला को अगर देखें तो ये एक गैर मामूली किस्म का रास्ता बन जाता होता है, और जिसकी कोई मतलब है अपनी प्योरिटी पैथोलॉजिकल लाइन नहीं होती। एक दो जो अज़ा होते होते हैं, एक जो पार्ट या जो वेन्स होती है, जो रग होती है, उसमें ये इन्फेक्शन करके और वहाँ से एक छोटा सा सुराख बन जाता होता है। यानी आप यूँ कहते हैं, कह सकते होते हैं कि ये दो एजाज होते हैं, रगों और किसी पार्ट के दरमियान एक रास्ता बन जाता होता है। अभी इसकी आगे जाकर के एनोफेस्टुला है, फिर रेक्टोफेस्टुला है, या वेसिकोफेस्टुला है, ये सारे के सारे फेस्टुला ही हैं। लेकिन क्योंकि हमारा जो मेन टॉपिक है वो बवासीर है, हेमोराइड है, और उसी के जो मेन थर्ड वन जो है वो फेस्टुला, हम उसी के ऊपर बात करेंगे। अभी जब एक काजेज किए जाते होते हैं, इसकी वजूहत जो बयान की जाती होती है, तो जनरल तौर पर जो इसकी वजूहत हैं वो डाइट है, खुराक है। यानी आप खुराक कैसी इस्तेमाल करते हैं, खुराक मुनासिब भी नहीं है कि नहीं है, या खुराक ऐसी जो आपकी आप स्टोमक के लिए ठीक है कि नहीं है। तीसरी जो बात है वो है कि आलूदगी, यानी आप जिस माहौल में रह रहे हैं, या अभी जो वॉशिंग करते हैं, पानी सफाई करते हैं, वो कितना गंदगी है, या कितने वो चीज़ भी जो होती है वो भी इसको मुतासर करती है, जिसकी वजह से एनोफिस्टुला जो होता है वो बन जाता होता है। और फिर इसकी जो थर्ड वन जो चीज़ है वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको कहते थे क्रोन डिजीज़। अब ये जो एक क्रोन डिजीज़ है, ये एक पेचीदा किस्म की बीमारी है। अगर आप इस बीमारी को डिफाइन करें तो, क्योंकि मेरा आपको पहले ही मैंने कहा था कि हम बात जो करेंगे बिल्कुल सिंपल सी करेंगे, सादा सी करेंगे, क्योंकि हमें जो सुनने वाले हैं वो मरीज़ है या अवाम है, हमें सुनने वाले कोई डॉक्टर साहबान नहीं है। तो जो क्रोन डिजीज़ है, ये एक ऐसी बीमारी है जिसका जो अफेक्ट्स होता है वो स्टोमक के ऊपर होता है, सीधा तीर वो मैदे के ऊपर अफेक्ट करती है, और मैदे के अंदर वो पेचीदगियाँ पैदा करती है। अब जब वहाँ पे पेचीदगियाँ पैदा करती है तो स्टार्टिंग में क्या होता है, एसिडिटी होती है, तजाबियत होती है, मुंह का जायका ख़राब हो जाता होता है, कॉन्स्टिपेशन होती है, पेट में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, एंजाइटी होती है, हेडेक होता है, स्टिफनेस आती है, और इंसान यही समझते होते कि पता नहीं मुझे क्या मसला आ गया है। ठीक है, अगर फिर ये अफेक्ट क्या करती होती है, ये जो क्रोन डिजीज़ होती है, इसका जो मेन अफेक्ट होता है वो जाता है जो इंटेस्टाइनल सिस्टम की जो लास्ट के ऊपर आंतों के ऊपर जो है इलियम है। ठीक है, कि आंतों का जो आखिरी हिस्सा जिसको कहते होते हैं इलियम, उसको कहते होते हैं, ये उसको अफेक्ट करती है। जब उसको अफेक्ट करती है तो वहाँ पर ये क्या करता है कि वहाँ पर ये छोटा सा सुराख बना के जो रेक्टम मक्कद और जल्द के दरमियान, यानी जो मक्कद होता है, यानी पेशाब वाली जो जगह होती है, उसके बीच में साइड से एक छोटा सा सुराख बना देता है, जिसकी वजह से ये चीज़ होती है। अभी उस सुराख में क्या होता है कि खुद ब खुद गंदगी के खराज होता है, चाहे वो स्टूल पास करती है, खून पास करती है, वहाँ से निकलता रहता होता है, या उसमें से कोई गंदी रतूबात जो होती हैं वो निकलती रहती होती हैं। अच्छा, पेट में दर्द भी इसके अक्सर रहता होता है, स्टमक एसिडिटी के तो मैंने बता दिया है, उसके अलावा जी डायरिया हो सकता होता है, और सबसे बड़ी बात कि जो वज़न में कमी और फटीक, थकावट, गैसेस, बदहज़मी, ये जो सारे के सारे एसोसिएटेड स्टमक हैं, वो सारे के सारे इसके साथ इश्यूज आते होते हैं। अगर आप प्रिकॉशन की बात करें तो पहली बात है कि प्रिकॉशन के ऊपर आप अपनी डाइट का ख्याल करें, गंदी चीज़ों से बचें, जब स्टूल पास करें अच्छे तरीके से आप उसको वॉश करें, और वॉश करने के बाद आप उसको ठीक तरीके से रखें। दूसरी बात यह है कि जब आप उसको देखते हैं कि ये चीज़ आती है कि ये मसला बन जाता है, तो फिर इस मसले को आपने क्या करना है कि उसको या तो आप कंसल्टेंट के साथ रिव्यू करें, या किसी डॉक्टर के पास रिव्यू करें। और हमारी एक मेडिसिन है जिसको हम कहते हैं कैलेंडुला। कैलेंडुला जो है, मैंने पहले ही बताया कि ये एंटीबायोटिक्स है, एंटीसेप्टिक्स है,
आप कैलेंडोला को क्या करेंगे, थोड़ी सी रुई के साथ लगा के उसकी जगह को अच्छी तरीके से वॉश करें और अपनी डाइट का ख्याल करें। अगर आप बात करते हो होम्योपैथिक मेडिसिन की, तो होम्योपैथिक मेडिसिन के अंदर सबसे जो टॉप मेडिसिन आती है वो सलेशिया आती है, SILICIA। 200 इसकी पावर है, 200 जो है इसकी पावर है, जैसे mg होता है 5 mg वो होते हैं। अब सलेशिया 2 mg में जो होती है वो एक टाइम पे 10 इसके ड्रॉप ले सकते होते हैं, जनरली बात कर रहे हो अगर आप डॉक्टर को कंसल्ट नहीं करते। दूसरी जो होती है वो कलकेरिया सल्फ होती है, कलकेरिया सल्फ जो होती है वो गोलियों में होती है और कोशिश करें कि वो 6x की पावर में लें। कलकेरिया सेल्फ 6x अगर आप लेते हैं तो 4 गोलियां सुबह दोपहर शाम लेते हैं तो इंशाल्लाह उससे बेहतर होगा। थर्ड वन जो होती है वो थूजा है, थूजा भी आपने 200 में लेनी है। और इसके साथ आपने तीसरी जो फोर्थ मेडिसिन है, अगर आपने सिम्टम्स के ऊपर देखते हैं, आजकल तो नेट का दौर है, आप वहाँ से इसको कंसल्ट भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। और हैपरसल्फ को आप ले सकते हैं कि हैपरसल्फ देती है, लेकिन अपना खुराक का ख्याल करें। अपनी जो स्टमक का एसिडिटी हो तो फ़ौरन अपने कंसल्टेंट के पास जाएं। अगर मुझसे बात करेंगे तो मैं आपको फ्री कंसल्ट कर लूँगा। मेरा नंबर है 0300536858 या अपने किसी भी करीबी होम्योपैथिक डॉक्टर से रिव्यू करें। इंशाल्लाह अगले किसी अच्छे वीडियो के साथ मिलेंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।